अस्सलाम गाइस, आई एम हेयर मुस्तफ़ा फ़ैयाद। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ई वायरस की। लास्ट टाइम हम लोगों ने हेपेटाइटिस डी वायरस की वीडियो बना ली है और टोटल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए बी सी डी कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। तो आज हम लोग जो है हेपेटाइटिस ई वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस इंशाल्लाह इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को हम लोग हेपेटाइटिस ई की मॉर्फोलॉजी से। तो जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ये इतने ज़्यादा जो है वो मेन इंपॉर्टेंट या इनकी बहुत ज़्यादा कोई पैथोलॉजी वगैरह नहीं है हेपेटाइटिस ई वगैरह और जी दोनों की। तो हम कहेंगे कि मॉर्फोलॉजी में ये नॉन एनवेलोप्ड हैं। मॉर्फोलॉजी ये सबसे पहले तो हम कहेंगे कि नॉन एनवेलोप है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका जीनोम है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जीनोम है। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है हमारे पास हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस सी का और हेपेटाइटिस डी का। इसके साथ अब हमने हेपेटाइटिस ई में भी पढ़ा है कि इसका भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। हेपेटाइटिस बी का जो है वो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर जीनोम है। ठीक है, तो अगर हम हेपेटाइटिस ई को देखते हैं तो ये हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा कॉमन है, इसके विद सम एक्सेप्शंस। लेकिन हम कहते हैं कि ये एक तो ए से सिमिलर है कि मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के जैसा है, और इसका भी फीकल ओरल रूट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। खैर ये बात ट्रांसमिशन में आती है, लेकिन चलें हम मॉर्फोलॉजी में एज अ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि इसका फीकल ओरल रूट है। ठीक है, और ये जो है वो प्रेग्नेंट वोमेन में ज़्यादा कॉमन है, जो कि एक्सेप्शन है हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस ए जो है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये वैसे हेपेटाइटिस ई ए से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि ये बच्चों के बजाय प्रेग्नेंट वोमेन में ज़्यादा कॉमन है। तो हम कहेंगे मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट वोमेन। वोमेन इसके अलावा जो है ये इसकी कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं है, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस ए में भी पढ़ा था कि उसकी भी कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं है, जस्ट ये एक्यूट स्टेट ही रहती है, कोई क्रॉनिक कैरियर नहीं बनता। इसी तरह इसमें भी नो क्रॉनिक कैरियर एग्जिस्ट। ये सारी बातें जैसे इसको मॉर्फोलॉजी की बजाय हमें लिखना चाहिए था कि फीचर्स में आनी चाहिए थी चीज़ें। फीचर्स तो नो क्रॉनिक कैरियर स्टेट। इसके अलावा ये इसको हम कहते हैं एंटेरिक हेपेटाइटिस, और ये बिलोंग करता है कैल्सीवेराइडिया फैमिली से। तो हम कहते हैं कि इसे अदर नेम जो कॉमन नेम है वो है एंटेरिक हेपेटाइटिस, और ये बिलोंग करता है फ्रॉम कैल्सीवेराइडिया, बिलोंग टू राइडिया फैमिली से। इसके अलावा वैसे तो इसका फीकल ओरल रूट है, मगर हेपेटाइटिस ए की तरह ये भी पानी से कंटेमिनेटेड वाटर से जो है ना इसका स्प्रेड होता है। तो हम कहते हैं कि पानी जो है ना वो ज़्यादा अहम फैक्टर है वाटर स्प्रेड। और क्रॉनिक स्टेज इसके अंदर जो है क्रॉनिक स्टेज नहीं होती है, कैरियर तो कैरियर होता है बट प्रोलॉन्ग नहीं होता। तो हम कहेंगे कि क्रॉनिक
स्टेज नहीं है, बट क्रॉनिक कैरियर जो है ना वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं है होता। नॉट सो प्रोलॉन्ग्ड। और क्रॉनिक स्टेज भी वो जिसमें लिवर जो है ना वो डैमेज हो रहा हो, या जिसे कहते हैं ना लिवर डिजीज़ हो, वो वाली क्रॉनिक स्टेज इसमें नहीं होती है। तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो है ना वो लिवर डिजीज़ वाली, कि मतलब इतनी नहीं होती कि लिवर डिज़ीज़ हो सके, इतनी कोई क्रॉनिक स्टेज नहीं होती है इसकी। बट हम कहते हैं कि क्रॉनिक कैरियर जो है वो उसका होता है, बट नॉट सो प्रोलॉन्ग्ड। तो इसके अलावा इसकी अगर हम ट्रीटमेंट्स वगैरह की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, जैसे कि सारे हेपेटाइटिस में हम लोगों ने देखा है। जो मेडिसिन्स हैं भी जिसकी भी, वो सिर्फ इतना कर सकती हैं कि वायरल लोड को कम कर देती हैं और इन्फ्लेमेशन को रोक देंगी, बट क्योर कोई नहीं कर सकती इसकी मेडिसिन। तो हम कहेंगे नो वैक्सीन, नो वैक्सीन अवेलेबल, नो एंटीवायरल थेरेपी। और जो है और HIV की एंटीबॉडी की अवेलेबिलिटी या डिटेक्शन के लिए कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास। कि बाकी सारे हेपेटाइटिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सारों के अंदर सिम्टम्स तो सेम ही हैं, सारे हेपेटाइटिस के सिम्टम्स सेम थे, लेकिन हम लोगों ने डिटेक्ट और डायग्नोस इस तरह करते थे कि ना उनकी जो एंटीबॉडी की डिटेक्शन से। लेकिन इसके जो एंटीबॉडी की डिटेक्शन है ना वो नहीं होती, कि कोई टेस्ट नहीं है फॉर HIV एंटीबॉडी डिटेक्शन। HIV एंटीबॉडी की जो है ना वो डिटेक्शन। तो फिर हम कहते हैं कि बाकी सारे हेपेटाइटिस में तो हम लोग एंटीबॉडी की प्रेजेंस से डिटेक्ट कर लेते थे कि कौन सा टाइप है हेपेटाइटिस का। तो इसमें कैसे डिटेक्शन होती होगी? तो इसमें ये है कि हम लोग चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, कि मतलब कई दफ़ा हम लोगों को MCQs इस तरह के आते हैं कि आंसर्स में से आपको देखना होता है कि ये भी नहीं, अगर नहीं आंसर कंफर्म कि कौन सा है तो हम कहते हैं अच्छा इसका ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अच्छा चलो ये बच गया, यही होगा। तो सेम इन द केस हेयर के यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि हेपेटाइटिस हम पहले चेक करेंगे हेपेटाइटिस A तो नहीं है, उसके सारे देखे वो नहीं है, ठीक है, बाकी सबको भी एक्सक्लूड करेंगे, तो आखिर में रह गया हेपेटाइटिस C। तो इस तरह से इसका डिटेक्शन होती है कि बाकी सबको निकाल के हम तो फिर हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए, इसकी डिटेक्शन के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, कि हमने बाकी सारे हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर दिया तो आखिर में जो बच गया हेपेटाइटिस E वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हेपेटाइटिस E वायरस कंप्लीट हो गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर, बिकॉज इट इज़ वेरी लेस कॉमन आई थिंक। ओके, तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना हेपेटाइटिस G वायरस। अच्छा जी, हेपेटाइटिस G वायरस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड कह रही हूँ, ये बिलोंग करता है फ्रॉम फ्लावी वायरस फैमिली से, वायरस फैमिली से। अच्छा, याद होगा आपको, मैंने अपनी हेपेटाइटिस C की वीडियो में बताया था कि हेपेटाइटिस C वायरस भी फ्लावी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मेंबर है। तो हम कह रहे हैं कि ये भी बिलोंग करता है उस फैमिली से। इसके अलावा ये वायरस जो है ये जनाब, मगर ये जो है हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी की फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद कोई जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स इस तरह की नहीं देता है जिसमें जो है वो हमारे हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा वगैरह हो रहा हो, या एक्यूट बल्कि कहना चाहिए क्रॉनिक स्टेट में इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए कि हमारा कार्सिनोमा हो या लिवर डैमेज हो, लिवर डिजीज़ हो। इस तरह की कोई जो है ना वो हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं देता। तो हम कहते हैं कि जो है ना HGV जो है वो कोई जो है वो इस तरह के नहीं दे रहा क्लिनिकल सिम्टम्स। नो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो हेपेटोसेलुलर ओके, तो कोई इस तरह की नहीं दे रहा। इसके अलावा इसके जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअली है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिट होगा सेक्सुअली। इसके अलावा जो है इसका अगर एक पेशेंट है जिसको HIV भी है और HGV भी है, तो हम कहते हैं कि उस पेशेंट में HIV उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अगर एक पेशेंट को HIV अलोन हो रहा है। यानी कि एक पेशेंट ऐसा है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ HIV है, और एक पेशेंट ऐसा है जिसको HIV के साथ HGV भी है। तो उस पेशेंट में HIV जिसमें दोनों जो को इन्फेक्टेड है दोनों वायरसेस से, उसमें HIV के वायरस की तादाद या कह लें या उसकी कह लें कि जो अमाउंट है वो कम होगी बनिस्बत ये कि जिसको HIV अकेला है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो HGV वायरस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके HIV के वायरस के साथ जो है वो इंटरफेयर करता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि HGV की जो कॉज है वो स्टिल्स हम अननोन आ जाती हैं उसकी। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में ये भी लिख लेंगे कि अगर एक पर्सन जो है को इन्फेक्टेड है विद HIV और HGV, तो उसमें HIV जो है वो उसका जो रेट है वो कम होगा एज़ कंपेयर टू person with HIV alone। तो इसके साथ ही ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे HG वायरस की। तो हमारा जो टॉपिक है HIV और HEV और HGV वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इसी की बात की है, इसी टॉपिक की, इन दोनों टॉपिक्स की। तो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा हेपेटाइटिस हमारा कंप्लीट हो चुका है अब। तो अब हम लोग जो है वो अपने वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरीज़ हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। तो इसके साथ ही हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हेपेटाइटिस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना दी है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं बाकी हेपेटाइटिस भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।